बस हो गया। चलो। हाँ। सूरज कहाँ था अभी तक? ये कहाँ है? मार्कर कहाँ गया? वो देना। क्या हो गया? चेंज किसने करी है चेंज? अच्छा मैं नहीं करी। अच्छा अच्छा, यही वाला है, यही प्रश्न है ना। चलो, तो ये आपका सेट नंबर कौन सा है? 26। अच्छा, इतना पीछे क्यों चल रही है? 28वां शुरू हो गया है ना। ठीक है, 28वां पेपर है ये, राइट। चलो, कैसा है, कैसे पेपर, कैसा था ये पेपर? सही था, है ना, ये आसान था। वैसे आज मैंने जानबूझ के आसान बनाया है, उसकी वजह ये भी थी, है ना। अब हो सकता है कि जो ऑनलाइन देखेंगे या जो वैसे बच्चे हैं जो केवल प्रैक्टिस पेपर देते हैं, जिन्होंने 1-2 साल हो गए हैं ना कोचिंग करते करते या प्रैक्टिस करते करते, उनके लिए थोड़ा आसान है। बाकी जो अभी कंटिन्यू कोचिंग ले रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा क्या है, ठीक ठाक है, उनके लिए अच्छा पेपर। पर जो काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उनके लिए थोड़ा आसान पेपर है। ठीक है, तो आज ये मिक्स था, तो इसलिए थोड़ा सा पेपर का लेवल कैसा होगा, इजी टू मॉडरेट होगा। ठीक है, चलो। तो देखो, पहला प्रश्न है उत्तराखंड का, और पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य की राज्य पुष्प का स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? तो स्थानीय भाषा में कहा जाता है कौल पदम। क्या कहा जाता है? कौल पदम कहा जाता है। ठीक है, तो है कहीं पर कौल पदम कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन डी आपका क्या है करेक्ट आंसर। उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है वो कौन सा है? ब्रह्म कमल, है ना। और ब्रह्म कमल की अगर बात करें तो ब्रह्म कमल का साइंटिफिक नाम क्या है? बताओ, साइंटिफिक नाम क्या है? साइंटिफिक नाम, अब ये थोड़ी हर बार यही आएगा, है साइंटिफिक नाम क्या है? हाँ, सो सूर्या, सो सूर्या अववेलटा। क्या है? सो सूर्या अववेलटा। ठीक। इसके अलावा अगर बात करें तो जो आपका ब्रह्म कमल है, इसको महाभारत के वन पर्व, महाभारत एक खंड है, उसी में एक टॉपिक है कौन सा? वन पर्व। इस वन पर्व में इस ब्रह्म कमल के लिए एक पर्टिकुलर नाम दिया गया। क्या दिया गया? क्या दिया गया? शायद पिछले किसी पेपर में बताया था मैंने। क्या दिया गया? सौगंधिक पुष्प। क्या कहा गया है? तो महाभारत के वन पर्व में, वन पर्व में इसे क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया है सौगंधिक पुष्प कहा गया है। क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प कहा गया है, राइट। चल, इसके अलावा अगर ब्रह्म कमल की बात करें तो जो ब्रह्म कमल है वो अलग अलग जगह मिलता है। जैसे कहाँ कहाँ मिलता है? आपका वैली ऑफ फ्लावर में मिल जाएगा, फूलों की घाटी में मिलता है। इसके अलावा कहाँ पे मिलता है? केदारनाथ में मिलता है। केदारनाथ के अलावा और कहाँ मिलता है? तो आपका शिवलिंग बेस में मिल जाता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? शिवलिंग बेस में मिल जाएगा। ठीक है, तो वैली ऑफ फ्लावर, केदारनाथ, और इसके अलावा आपका शिवलिंग बेस हो गया, और एक और लिखना चाहो तो आप पिंडारी भी लिख सकते हैं, जहां आपका क्या है? पिंडारी ग्लेशियर है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो आपका ब्रह्म कमल मिलता है, ये जनरली किस हाइट में मिलता है? 4800 से लेकर के 6000 मीटर की ऊंचाई पे आपका ये पुष्प देखने को मिलता है, राइट। एक और फैक्ट इसके बारे में कि पूरे उत्तराखंड में इसकी लगभग कितनी प्रजाति मिलती है? 24 प्रजाति। और वहीं अगर पूरे विश्व में बात करें तो पूरे विश्व में 210 क्या मिलती है? इसकी प्रजातियां मिलती है। ऐसे अपने कई सुने होंगे, जैसे फेड़ कमल है ना। ठीक है, या आपके और कमल हो जाएंगे, ऐसे 4-5 प्रकार के उत्तराखंड में कितने? 24 प्रकार के, यानी 24 प्रजाति मिलती है किसकी? ब्रह्म कमल की मिलती है, राइट। इसके अलावा देखो, कभी कभी ये प्रश्न भी आ जाता है पेपर में कि जो ब्रह्म कमल का खिलने का समय कब होता है, यानी इसमें पुष्प कब आता है? तो कब आता है? तो पुष्प आने का जो समय होता है वो जुलाई और सितंबर, 3 महीने तक इसमें क्या होता है? पुष्प खिला रहता है। जून जुलाई में पुष्प खिल जाता है, और लगभग कब तक रहता है? सितंबर माह, यानी आप कह सकते हैं कि बरसात के टाइम पे खिलता है। ठीक है, अगर इस पौधे की ऊंचाई की बात करें, इस पुष्प की ऊंचाई की बात करें, तो वो कितनी है? कितनी होती है? लगभग 70-80 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 70 से 80 सेंटीमीटर। ठीक। बाकी अगर मैं राज्य के प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करूं तो राज्य का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है? कस्तूरी मृग है। कस्तूरी मृग का साइंटिफिक नाम क्या है? कस्तूरी मृग का साइंटिफिक नाम क्या है? हाँ, मॉस्कस। अब आधा तो बोलो। काइसोगोस्टर नहीं है,
अरे है या नहीं? हाँ, नहीं मिल रहा है ना? हाँ, नहीं मिल रहा पीछे कहीं? अच्छा, हाँ, सारी फोटोज लगी है ना वहाँ पे, है ना? चलो ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो कस्तूरी मृग भी आपका लगभग कहाँ मिलता है? वैली ऑफ फ्लावर में मिलता है, केदारनाथ में मिलता है, ऐसी जो ऊंची ऊंची वाली जगह होती है वहां मिल जाता है। कस्तूरी मृग के संरक्षण की बात करें तो भारत सरकार ने 1970 में एक योजना चलाई थी, परियोजना, जिसको बोलते हैं कस्तूरी मृग संरक्षण परियोजना कहा जाता है ना? किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। कस्तूरी मृग विलुप्त होने की कगार पे है, तो इसलिए सरकार ने सोचा कि चलो इसको बचाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। कस्तूरी मृग जनरली कहाँ मिलता है? तो जो हिमालयी क्षेत्र है आपका, कश्मीर में मिल जाएगा, हिमाचल में मिल जाएगा, उत्तराखंड आपका सिक्किम में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा उत्तराखंड में सबसे पहले जो प्रयास किया गया था वो 1972 में किया गया था। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए हमने एक वन्य जीव अभयारण्य बनाया, और उस वन्य जीव अभयारण्य का नाम क्या था? केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य। स्पेशली किस लिए बनाया गया है? कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए बनाया गया। इसके अलावा एक और हमारे पास वन्य जीव अभयारण्य है, विल्ड लाइफ सेंचुरी, कहां पर है? जहां पे कस्तूरी मृग को बचाने के लिए बनाया गया उत्तराखंड में। कौन सा है? अस्कोट वन्य जीव विहार या अस्कोट विल्ड लाइफ सेंचुरी। कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाता है कि हमारे राज्य में सबसे अधिक कस्तूरी मृग किस वन्य जीव अभयारण्य में मिलते हैं? तो कहां पे मिलते हैं? तब आपका आंसर क्या होगा? अस्कोट होगा, केदारनाथ मत करना, ठीक है? कौन सा हो जाएगा? अस्कोट हो जाएगा। वर्तमान में उत्तराखंड में कुल जो कस्तूरी मृगों की संख्या वो कितनी है? 76 है। 76 नहीं, 276। ठीक है, चलो, तो ये कस्तूरी मृग। इसके अलावा आप मुझे बताओ कि जो उत्तराखंड का क्या हो जाएगा राज्य वृक्ष? कौन सा है? बुरांस है। बुरांस का साइंटिफिक नाम क्या है? रोडोडोंड्रोन, रोडोडोंड्रोन रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, ये बुरांस का साइंटिफिक नाम है। और बुरांस जनरली आपको ठीक ठाक हाइट पे मिलता है, और जैसे जैसे ऊंचाइयां बढ़ेंगी वैसे वैसे बुरांस का कलर ना चेंज होता जाता है। सबसे नीचे की तरफ आपको बिल्कुल डार्क कलर, डार्क रेड कलर का क्या मिलेगा? बुरांस मिलेगा। जैसे और हाइट पे जाएंगे तो थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। और ऊपर जाएंगे तो आपको सफेद बुरांस मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे राज्य में बात करूं मैं तो हमारे राज्य की जो राज्य फल है, कौन सा है राज्य फल? हाँ, राज्य फल कौन सा है? काफल है। काफल क्या है? राज्य का राज्य फल है। इसके अलावा और भी होता कुछ? राज्य का राज्य चिन्ह कैसे है बताओ? 3 पर्वत चोटियां हैं, ठीक है, आपने ऐसा देखा होगा, 1 2 और 3, 3 पर्वत चोटियां हैं। ठीक है, राज्य चिन्ह का मतलब है जो हमारे राज्य की झलक को दिखाता है। और राज्य की झलक देखनी है तो हमारे राज्य की सबसे खास बात क्या है? कि हम क्या है? एक पहाड़ी राज्य है, यही तो है, ये तो हमारी पहचान है ना, या और कुछ है ना? मेन पहचान के पहाड़, तो इसलिए हमने अपने राज्य चिन्ह में क्या दिखा ली? पहाड़ दिखा ली। इसके अलावा हमारे राज्य की मेन मेन जो पहचान है वो क्या है? क्या क्या पहचान है? नदियां पहचान है ना? और गंगा पहचान है ना? तो इसलिए हमने क्या कर दी? गंगा की कुछ लहरें बना दी। गंगा की कितनी लहरें बना दी? 4 लहरें। 4 है कि 3? 4 है, 4 लहरें। कितनी लहरें? 4 लहरें, गंगा की 4 लहरें। इसके अलावा हमने क्या किया? यहाँ पे एक अशोक की लाट, अशोक की लाट जानते हैं ना? ठीक है, जो भारत का क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह भी, उसको हमने यहाँ पे लगा दिया। इसके अलावा हमने नीचे लिखा सत्यमेव जयते। क्या लिखा? सत्यमेव जयते। और जो सत्यमेव जयते कई बार पेपर में आ जाता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? किससे लिया गया? कहां से लिया गया? तो ये कौन सा है? मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया स्टेटमेंट आपका कौन सा है? सत्यमेव जयते। तो ये हमारे राज्य के क्या अलग अलग चिन्ह है। ठीक है, चलो, तो इनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। ये क्या हुआ? प्रॉब्लम विद फाइल। चलो ट्राई करते हैं, थोड़ा ही समय लेगा, थोड़ा रुक जाओ। आने दो, किसकी याद? चलिए, थोड़ा सा ये समय ले रहे हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है। ये कुछ ज्यादा ही समय नहीं ले रहा है, इतना भी थोड़ी लेना। चलो, कौन सा था ये? एल वाला, सेट नंबर एल।
दिख रहा है आपको कहीं पे नीचे? चलो मिल गया। सेट नंबर एल। चलो जी, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो कौन सा अधिकारी ऐसा, कौन है ऐसा जो राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? कौन करता है? तो बताओ इनमें से, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या महाधिवक्ता? कौन करता है? महाधिवक्ता करता है। ठीक है, देखो संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत, ठीक है, भाग कौन सा हो जाएगा? 6, क्योंकि भाग 6 में संविधान का एक टॉपिक है भाग 6, यानी टॉपिक नंबर 6। और टॉपिक नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो इसी टॉपिक नंबर 6 किससे संबंधित है? टॉपिक का नाम क्या है? राज्य, स्टेट। ठीक है, और इसी राज्य के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 165, और इसी 165 में क्या दिया गया है? एक प्रावधान दिया गया है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल को कानूनी सहायता देने के लिए कौन होगा? राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। ठीक है, जनरली इसका काम क्या है कि राज्यपाल को कानूनी सलाह देना। इसके अलावा राज्य का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है कि यह राज्य सरकार का क्या होता है? वकील होता है। ठीक है, जैसे कई बार होता है ना, राज्य सरकार की तरफ से जो केस लड़ता है, कौन लड़ता है? वो महाधिवक्ता लड़ता है। इतनी बात क्लियर है? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, अब यहाँ पे एक टर्म यूज की गई है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यपाल जब चाहे उसको नियुक्त कर सकता है और जब चाहे उसको उसके पद से हटा सकता है। ठीक है, वो उसकी इच्छा पे डिपेंड कर देगा, है ना, चाहे वो 1 साल में करे, चाहे 2 साल में करे, चाहे 5 साल में करे, चाहे 10 साल में करे, उसकी इच्छा। ठीक है, तो ये होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करना। ठीक, तो 165 नंबर आपको लिख देना है। इसके अलावा अगर बात करें, हमारे राज्य का जो पहला, कौन, जो पहले महाधिवक्ता थे उनका नाम क्या था? फर्स्ट। फर्स्ट कौन थे? हमारे राज्य के पहले महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी। कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी। मेहरबान सिंह नेगी। मेहरबान सिंह नेगी हमारे राज्य के पहले महाधिवक्ता थे। और वर्तमान में अगर बात करें तो हमारे राज्य के कौन है? कौन है? एस.एन. बाबुलकर। कौन है? एस.एन. बाबुलकर। ये वर्तमान में क्या है? राज्य सरकार के वकील है। ठीक है, एस.एन. बाबुलकर। राइट, चलिए। इसके अलावा अगर बात करें तो राज्य के पहले सीएम कौन थे? राज्य के पहले सीएम नित्यानंद स्वामी। राज्य के पहले सीएम थे नित्यानंद स्वामी। राज्य के पहले मुख्य सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी कौन थे? कौन थे? बताओ, इतनी बार मैं बता चुका हूं आपको। अजय विक्रम। कौन थे? अजय विक्रम सिंह। अजय विक्रम सिंह। और हाई कोर्ट के पहले जज कौन थे? पहले मुख्य न्यायाधीश, सारे भूल गए आप लोग, कौन थे? हाँ, वो थे, नाम भी है उनका कुछ, अशोक अवेंद्र देसाई। अशोक अवेंद्र देसाई वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते, लिख दिया। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? या दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1912 ईस्वी में। जो भी कांग्रेस के उस टाइम पे बड़े लीडर हुआ करते थे, जैसे गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, इन्हीं लोगों के द्वारा अल्मोड़ा में कांग्रेस की क्या की गई? स्थापना की गई, है ना। बाद में जो भारत की कांग्रेस थी, उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप भी वहां पे क्या कर लो, कांग्रेस की एक ब्रांच खोल दो। तो फिर जो कुमाऊं के जो नेता थे, उन्होंने क्या कर दिया, अल्मोड़ा में कुमाऊं कांग्रेस की क्या करी? स्थापना करी। अगला प्रश्न आ जाओ नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शासक को क्रूर शासकी क्रूर साजिश कहा गया था? किसे कहा गया था? किस घटना को कहा गया था? क्रूर शासक की क्रूर साजिश। किसको?
रामपुर तिराहा, देखो जो घटना 1994 में 2 अक्टूबर, जो घटना 2 अक्टूबर 1994 में रामपुर तिराहे पे हुई थी, उसी घटना को क्या बोलते हैं? क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम कई बार देख चुके हैं कि हमारे राज्य के लोग बहुत टाइम से क्या कर रहे थे, उत्तराखंड की डिमांड कर रहे थे, है ना। 1994 में हमारा आंदोलन और बहुत बेहतरीन तरीके से होने लगा, क्योंकि उसी टाइम पे हमने शुरू किया था जो ओबीसी आरक्षण का विरोध शुरू किया था। यही ओबीसी आरक्षण ही किस में इंक्लूड हो गया? आपका उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य की जो डिमांड करे थे उसी में इंक्लूड हो गया। फिर राज्य के लोगों ने सोचा एक काम करते हैं कि राज्य का जो लड़ाई है उसको हम थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। तो फिर सबसे पहले इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, हम एक यात्रा निकालेंगे, कहाँ से? पूर्व से और पश्चिम की ओर, है ना। पूर्व से पश्चिम का मतलब उत्तराखंड का पूर्वी भाग कौन सा हो जाएगा? उधम सिंह नगर चंपावत वाला जो एरिया है, और लास्ट पश्चिम भाग कौन सा हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। तो इन्होंने सोचा एक काम करेंगे, अगर हमें राज्य के लोगों को और ज्यादा मोटिवेट करना है इसलिए, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? पूर्व से पश्चिम की ओर एक यात्रा निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले जो बैठक होनी थी 1 सितंबर को, वो खटीमा में होनी थी, यानी खटीमा से इस यात्रा को शुरू होना था। खटीमा में जैसे लोग आने शुरू हुए, इकट्ठा होने शुरू हुए, वैसे ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्या चला दी? गोली चला दी। और आपको पता है खटीमा कांड में कई सारे लोग क्या हो गए? शहीद हो गए, लगभग 24-25 लोग शहीद हो गए, है ना। उसके बाद कब हुई थी खटीमा कांड? 1 सितंबर को हुआ था, है ना। फिर उसके बाद इसी खटीमा कांड के विरोध में लोग कहाँ खड़े हो गए? मसूरी में खड़े हो गए, है ना। मसूरी में आए लोग, मसूरी में लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। फिर वहां पे भी पुलिस के साथ झड़प हुई, और 2 तारीख को भी यहाँ पे क्या करते? पुलिस ने गोली चला दी, और यहाँ पे भी कितने लोग शहीद हो गए? 7 लोग शहीद हो गए, है ना। ठीक है, इसके अलावा देखो मसूरी में शहीद होने वाली जो महिलाएं थी, बेलवती चौहान और हंसा दनाई थी, है ना। उसके बाद 15 तारीख को फिर से हुआ बाटा घाटा कांड, जिसे कहते हैं 15 सितंबर को। फाइनली राज्य के लोगों ने सोचा यार कि अब यहाँ आंदोलन करके कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस तो जब चाह रहे गोली चला रही। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया एक काम करेंगे, 2 सितंबर को हम कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। अब हम उत्तर प्रदेश सरकार के साथ कोई बात नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे हम? दिल्ली जाएंगे। सीधे दिल्ली में क्या देंगे? धरना देंगे। तो इसी प्लानिंग के तहत 2 तारीख को लोग यहाँ से निकल रहे थे, और ठीक रात के 12-1 बजे जैसे ही मुजफ्फरनगर पहुंचे, और मुजफ्फरनगर में एक तिराहा है, क्या बोलते हैं उसको? रामपुर तिराहा बोला जाता है, दिल्ली रोड पे पड़ता है। जैसे वहां पे पहुंचे तो उत्तर प्रदेश की पुलिस पहले से वहां पे खड़ी हुई थी बैरिकेड लगा करके। जैसे हमारे राज्य के लोग पहुंचे, और इन्होंने वहां पे क्या कर दी? राज्य के लोगों के साथ क्या कर दिया? क्या कर दिया? बहुत मतलब मारपीट कर दी, है ना, कई सारी प्रॉब्लम वो कर दिया। तो इसीलिए जो ये घटना थी, ये घटना अपने आप में इतिहास में बहुत बड़ी घटना थी, है ना। पुलिस वालों ने गोली चला दी, कई लोग यहाँ पे भी शहीद हो गया, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, है ना। तो इसीलिए क्या कहा गया इस घटना को? क्रूर शासक की क्रूर साजिश। क्योंकि एक स्वतंत्र भारत में जहां संविधान लागू है वहां पे ऐसी घटना हो रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि एक क्षेत्र नए राज्य की डिमांड कर रहा है, बस इतने के लिए, है ना। चलो, तो यानी कि ये वाली बात हो जाएगी। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? बताओ कौन सा नहीं था? स्वतंत्रता सेनानी जो नहीं थे, कहने का मतलब जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी, कौन है इनमें से? कौन है? क्या महावीर त्यागी ने, क्या गौरा देवी ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी? लड़ी, ठीक है। महावीर त्यागी ने लड़ी? नहीं, नहीं, चलो नहीं लड़ा आपके हिसाब से। गोविंद वल्लभ पंत ने लड़ा? हाँ, लड़ा। हाँ हाँ, SN बहुगुणा ने, इन्होंने भी लड़ा। तो किसने नहीं लड़ा? अच्छा, महावीर त्यागी ने नहीं लड़ा। भाई इसने तो सबसे ज्यादा लड़ा, है ना। ऐसे कैसे हो जाएगा? ध्यान रखना, जो यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे वो कौन थे? गौरा देवी नहीं थी। गौरा देवी ने स्वतंत्रता के लिए थोड़ा लड़ाई लड़ी थी, गौरा देवी ने तो पर्यावरण के लिए लड़ाई लड़ी थी। कब? 73-74 में, चिपको मूवमेंट, 74 की बात है, राइट। ठीक है, तो गौरा देवी ने लड़ाई नहीं लड़ी थी उस टाइम, तो गौरा देवी हुई भी नहीं होगी, है ना। ठीक है, जब ये लड़ाई लड़ी थी चिपको आंदोलन, उस टाइम गौरा देवी की उम्र कितनी थी? शायद ऐसी थी 22-23 साल, जब चिपको आंदोलन हुआ था। तो यानी कि 45-50 के आसपास गौरा देवी का जन्म हुआ होगा, है ना। ठीक है, तो देखो महावीर त्यागी, महावीर त्यागी एक इंपॉर्टेंट आदमी थे, और ये देहरादून के क्या थे? प्रमुख नेता थे। इसीलिए इनको देहरादून का सुल्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देहरादून का सुल्तान भी कहा जाता है। किसको? महावीर त्यागी को। ठीक है, महावीर त्यागी को क्या कहा जाता है? देहरादून का सुल्तान भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें किसके बारे में? गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत को क्या कहा जाता है? हिमालय पुत्र। क्या कहा जाता है?
हिमालय पुत्र। और जो हिमालय पुत्र की संज्ञा दी थी, इनको किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। जब भारत में रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था तो कहा जाता है कि गोविंद वल्लभ पंत वहां पे नेहरू के आगे आगे थे और पुलिस के डंडे से उन्होंने नेहरू को बचा दिया था। तब बाद में जब नेहरू जी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जब अंग्रेज आ रहे थे तब मेरे सामने एक विराट व्यक्ति खड़ा हो गया ना, हिमालय की तरह खड़ा हो गया, इसीलिए तब इनको क्या बोला गया? हिमालय पुत्र बोला गया। इसके अलावा बात करें एस.एन. बहुगुणा, हेमंती नंदन बहुगुणा की बात करें तो हेमंती नंदन बहुगुणा को क्या कहा जाता है? धरती पुत्र। क्या कहा जाता है? धरती पुत्र कहा जाता है, या इन्हीं को क्या बोलते हैं? हिम पुत्र भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? हिम पुत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो कभी कभी ध्यान रखना ये जो उपनाम है ये परीक्षा में पूछ लेता है। नेक्स्ट है इसके बाद उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस शैलाश्रय में मनुष्य को त्रिशूल आकार में दिखाया गया? तो किसमें दिखाया गया है? किसमें दिखाया गया? तो ग्वारख्या जो उडियार है, ग्वारख्या उडियार कहाँ पे है? ये चमोली में डुंगरी गांव के आसपास है। डुंगरी गांव के क्या है? आसपास है। यहाँ पे मानव, बारहसिंगा सहित कितने चित्र दिखाए गए हैं? 41 चित्र मिलते हैं। ठीक है, इन चित्रों में क्या दिखाया गया है? तो इन चित्रों में क्या दिखाया गया है? मनुष्य को पशुओं को हांका देते हुए दिखाया गया। ठीक है, क्या दिखाया गया? पशुओं को या जानवरों को हांका देते हुए दिखाया गया। हांका जानते हैं? हांका मतलब भगाते हुए दिखा गया। ठीक है, और इसके अलावा मनुष्य को किसमें दिखाया गया है? त्रिशूल आकार में। यानी मनुष्य कैसे बना रखा है? त्रिशूल आकार में, ऐसे ऐसे बना रखा है इंसान। ये है, ये हमने बोला ये इंसान है। ठीक है, ऐसे बना रखा वहां का चित्र, तो हमने क्या बोल दिया? ये इंसान। हमने इमेजिन करा ना कि तब का जो मनुष्य था, देखो ये तो कई हजार साल पहले की बात हो रही है, तब के मनुष्य की कला इतनी डेवलप नहीं हुई थी कि वो प्रॉपर इंसान बना ले। तो उसको देखा यार इंसान कैसा है, उसने देखा इंसान कैसा है, तो एक तो ये सीधा हो गया और दो इधर हाथ हो गया, इधर हाथ हो गया, तो उसने कुछ नहीं किया, ये इंसान है बस, है ना, तो उसने ऐसा कर दिया। ठीक है, आज बनाते तो आज प्रॉपर इंसान बनाते, लेकिन सोचो आज से जो 2-3 हजार साल पहले का इंसान था तो उसकी जो कला इतनी डेवलप नहीं हुई हो, राइट। लाखों उडियार की बात करें तो लाखों उडियार कहां पर है? तो लाखों उडियार है आपका कहां पे? बाड़े छिना, सुयाल नदी के तट पे, कहां पे? अल्मोड़ा में। और इसकी खोज किसने करी थी? एमपी जोशी ने। किसने करी थी? एमपी जोशी ने। और कब करी थी? 1968 में इसकी खोज हुई थी। वही किमनी गांव की बात करें तो किमनी गांव का कहां पर है? चमोली में है, राइट। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी। अगला प्रश्न आ जाओ नेक्स्ट। निम्नलिखित में से चंद शासक अकबर से मिलने उसके दरबार में गए थे, तो कौन गया था? कौन गया था? कौन गया था? रुद्रचंद गया था, क्योंकि रुद्रचंद का समकालीन कौन थे? अकबर थे। जब रुद्रचंद उसके दरबार में गया तो आपको पता है कि जब दरबार में जा रहा था रुद्रचंद इससे मिलने, तो उस टाइम पे अकबर कहाँ बिजी था? नागौर अभियान। कहाँ पे पड़ता है नागौर? पाकिस्तान में, है ना। तो जब नागौर अभियान पे था अकबर, तो ये रुद्रचंद भी वहीं पहुंच गया। अब बहुत टाइम से अकबर उस नागौर किले को फतेह नहीं कर पा रहा था, क्योंकि नागौर जो क्षेत्र था, जो किला था, वो एक पहाड़ पे स्थित था और मुगलों को पहाड़ पे युद्ध लड़ना नहीं आता है ना। रुद्रचंद कैसा व्यक्ति था? पहाड़ी व्यक्ति था। अब जैसे उसने देखा कि अकबर कई टाइम से जीत नहीं पा रहा, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए और अकबर जीत ही नहीं पा रहा नागौर किला। जब तक अकबर के सैनिक ऊपर चढ़े तब तक वहां नागौर वाले पत्थर फेंक दे रहे ऊपर से, तो कैसे चढ़ेगा, कैसे जीतेगा? तो रुद्रचंद ने बोला भाई मैं हूं ना, है ना, हमें पहाड़ी आदमी, हमें पता है कैसे चढ़ना, है ना। और तब जैसे रुद्रचंद गया अपनी सेना के साथ, फटाफट कैसे चढ़े? जैसे बांदर की तरह, बांदर देखा? बंदर, है ना, हमें क्या बोलते? बांदर बोल ना। ठीक है, तो ऐसे चढ़ा फटाफट और उसने नागौर का किला जीतने में क्या कर दी? अकबर की सहायता कर दी, हेल्प कर दी। जब अकबर ने देखा यार कौन पहाड़ी आदमी, मैं इस किले को जीतने में मुझे इतने दिन लगे और मैं किला जीत ही नहीं पा रहा था, जबकि मेरे पास इतनी विशाल सेना है, सबसे पावरफुल इंसान है उस टाइम का भारत का, नहीं है, तब भी वो किला नहीं जीता। और एक आदमी आता कुमाऊं से, पहाड़ी व्यक्ति, पहाड़ी आदमी आता है और वो एक ही दिन में क्या करता है? नागौर का किला जीत लेता है। तो इस बात से अकबर क्या हो गया? उससे बहुत ज्यादा क्या हो गया? बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। और जब प्रभावित हुआ तो ये इसको अपने दरबार में ले गया, उसने वहां इसकी खूब खातिरदारी करी और उसके बाद इसने क्या कर दिया कि जो उधम सिंह नगर में जो रुद्रपुर वाला इलाका है, ठीक है, या तराई भाबर वाला जो क्षेत्र है, वो जमीन पहले मुगलों के पास हुआ करती थी, तो इसने इसको क्या कर दी? दान कर दी। ले भाई, है ना, जो 84 माल परगना बोला जाता है,
जो बहुत बड़ा जो उधम सिंह नगर वाला क्षेत्र दिखता है ना, वो पूरा क्षेत्र किसको दे दिया? रुद्रचंद को दे दिया। इसीलिए जब रुद्रचंद वापस कुमाऊं आया तो दुनिया इस बात को याद रखे कि अकबर ने, या अकबर के साथ इसकी दोस्ती थी, इतिहास याद रखे, तो इसीलिए उसने क्या किया, उधम सिंह नगर में एक नया शहर बसाया, और वो शहर कौन सा था? रुद्रपुर शहर था। कौन सा शहर था वो? रुद्रपुर शहर। तो रुद्रपुर शहर किसने बसाया है? रुद्रचंद ने बसाया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आ जाते हैं, नेक्स्ट। अंततः नेपाल सरकार संगोली की संधि कब स्वीकार की गई? तो कब की गई थी? अंततः नेपाल का जो राजा था उसने संगोली की संधि स्वीकार की थी। सबसे पहले ध्यान रखना, संगोली की संधि हुई थी 2 दिसंबर कब? 1815 ईस्वी को, जब गोरखा कुमाऊं हार गए थे। तो उसके बाद गोरखा और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई थी। कौन सी? लाल मंडी की संधि, या इसी को बोलते हैं अल्मोड़ा की संधि। अल्मोड़ा की संधि जो हुई थी वो गोरखाओं का जो सूबा था, बमसा, उस टाइम पे, है ना, जो नेपाल की राजा की ओर से कुमाऊं में क्या करता था? राज करता था, यानी प्रतिनिधि था। और यहां से कौन था? अंग्रेजों की तरफ से ई गार्डनर था। तो ई गार्डनर और बमसा के बीच में क्या हुआ? संधि हुई, और उसी संधि के तहत क्या हुआ कि अब गोरखाओं को कुमाऊं छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जब ये लोग वापस गए तो कुमाऊं, तो नेपाल के राजा ने बोला मैं नहीं मानता इस संधि को, मैं थोड़ी, मेरे साथ थोड़ी हुई संधि, है ना, राजा के साथ संधि थोड़ी हुई। ऐसे थोड़ी कि तूने बोल दिया भाई तू तो मेरा प्रतिनिधि है। वहां पे बमसा क्या था? उसका प्रतिनिधि था, सुब्बा होता था उस टाइम पे। तो उसने बोला मेरे, कौन सा मेरे साइन हो रखे, ठीक है, मैं इस संधि को नहीं मानता। ये किसने बोला? नेपाल के राजा। जब नेपाल के राजा ने ये बोला तो बाद में खबर गई, तो फिर अंग्रेजों ने बोला हाँ बात भी सही है, जब तक राजा के हस्ताक्षर न हो तो तब तक चीजें कैसी मान ली जाए, है ना, मेन तो राजा है, राजा ही क्या करेगा, किसी भूमि को देगा या नहीं देगा। तो फिर अंग्रेजों ने कहा कि एक काम करते, चलो आप अल्मोड़ा की संधि नहीं मान रहे तो एक काम करते हैं, फिर से संधि कर लेते हैं। और राजा को इन्वाइट किया गया, नेपाल के राजा को, कि आओ एक जगह पे अल्मोड़ा आओ, और फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपस में बात करेंगे। नेपाल के राजा ने बोला अरे बड़े चालाक बन रहे अंग्रेज हैं, पता चला मैं अल्मोड़ा आ गया नेपाल से और तुम लोगों ने मेरे को वहीं मार दिया, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर अंग्रेजों ने बोला ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन निकालते, एक काम करते हैं कि जो संधि है, जो ये मीटिंग होगी, ये अल्मोड़ा में नहीं होगी, इसको ना कहीं बाहर करते हैं, उत्तराखंड से बाहर। तो तब ये संधि कहाँ हुई? बिहार में। बिहार में एक जगह पड़ती, कौन सी? संगोली। कौन सी जगह पड़ती है? संगोली। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब इन्होंने जगह डिसाइड की अंग्रेजों ने कि एक काम करते बिहार में करते संधि, चलो वहां ना आपका इलाका है ना मेरा इलाका है, तो चलो एक काम करते उधर कर लेते हैं। तो तब नेपाल के राजा ने बोला ठीक है। जब दिन आया 2 दिसंबर का, उस दिन वहां संगोली जाना था मीटिंग करने के लिए ना, तो फिर नेपाल के राजा ने फिर से बोला, उसने बोला मैं तो नहीं आऊंगा भाई, इनका भरोसा नहीं ना, पता चला संगोली चल गया और वहीं मार दिया मेरे को, है ना, पता चला नेपाल वाला क्षेत्र भी ले लिया। तो ये आदमी वहां भी नहीं पहुंचा, उसने वहां अपना प्रतिनिधि भेज दिया वहां। ठीक है, जब अपना प्रतिनिधि भेजा तो उसी के साथ वहां पे क्या होगी? संधि हुई। जब वापस आए तो फिर से नेपाल का राजा बोलने लगे मैं इसको भी नहीं मानता, मैं थोड़ी था कि वहां, है ना। अब अंग्रेज हो गए गुस्सा, मैंने बोले यार हद होगी इस राजा को, एक तो जब हम बुला रहे हैं आ नहीं रहा, और बाद में कह रहा कि मैं नहीं मानता, मैं थोड़ी था कि वहां, है ना। तो फिर अब अंग्रेज हो गए गुस्सा। अब अंग्रेजों ने बोला सीधे अब चलो नेपाल पे चढ़ाई करो। और उस टाइम पे अंग्रेजों का खतरनाक सेनापति कौन हुआ करता था? मेजर जनरल ऑक्टरनॉली, है ना। तो मेजर जनरल ऑक्टरनॉली को इन्होंने कहा चलो अब काठमांडू में ही अटैक कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा बन रहा है ना, तो एक काम करते हैं चलो इसको संधि अब काठमांडू में ही करेंगे सीधे अब, है ना, ऐसा कोई मान नहीं रहा। तब अंग्रेजों की सेना काठमांडू पे चढ़ने वाली थी, है ना। वैसे संधि कब होगी थी? 2 दिसंबर को, लेकिन नेपाल का राजा मान ही नहीं रहा था। संधि तो बन गई थी लेकिन मान नहीं रहा था। अब इन्होंने कहा चलो चलो, अब फरवरी 1816 ईस्वी में अंग्रेजों की सेना कहां पहुंची? काठमांडू चढ़ने वाली थी। अब जैसे ही काठमांडू पहुंचने वाली थी, अब जैसे ही, ठीक है, नेपाल के राजा को पता चला कि यहां पहुंचने वाले, अब उसने बोला हाथ खड़े कर दे, सरेंडर भाई सरेंडर, है ना, मैं मान रहा हूं इस संधि को। तो जब ये 4 तारीख को काठमांडू पहुंचने वाले थे, 4 मार्च को, वैसे ही नेपाल के राजा ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया, और उसने कहा कि ठीक है मैं संगोली की संधि को क्या करता हूं? मानता हूं। तो उस दिन से अब प्रॉपर हो गया कि अब गढ़वाल कुमाऊं वाला क्षेत्र अंग्रेजों का, और बाकी नेपाल वाले वापस जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जिस दिन ये बात हुई वो कब था? 4 मार्च 1816। इसीलिए संगोली की संधि से संबंधित आपको 2 डेट मिलती है ना, एक 2 दिसंबर 1815 और दूसरा 4 मार्च 1816। अब प्रश्न कैसे आएगा ये समझ लो, प्रश्न की प्रकृति, कि प्रश्न कैसे पूछा जाएगा और कब हमें कौन सा वाला आंसर करना है। अगर सिंपली प्रश्न आपके पास ये आता है कि संगोली की संधि कब हुई, तो तब आपका आंसर क्या होगा? 2 दिसंबर 1815। प्रश्न समझ लेना,
संगोली की संधि कब हुई? 2 दिसंबर 1815। लेकिन अगर आपके पास प्रश्न ये आता है कि संगोली की संधि लागू कब हुई, तो तब आपका आंसर क्या होगा? 4 मार्च 1816। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, और जिस दिन पेपर में आएगा तो उस दिन तब दिक्कत हो जाएगी कि तब तो आपको दोनों याद रहेगा, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, संधि जिस दिन हुई 2 दिसंबर 1815, लेकिन लागू कब हुई? 1816, क्योंकि इस दिन नेपाल के राजा ने इस संधि को क्या कर दिया? स्वीकार कर दिया। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाओ। लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो बताओ किस वर्ष स्थापित की गई थी लैंसडाउन में? है 1869 में। अच्छा जी, कब की गई थी? देखो सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे तो अंग्रेजों ने सबसे, देखो जब अंग्रेज यहाँ पे आए ना तो अंग्रेजों ने भले गोरखाओं को हराया, लेकिन अंग्रेज ना गोरखाओं की बहादुरी से ना बड़े ज्यादा प्रभावित थे। उन्हें देखो एक चीज तो है, गोरखा क्या होते हैं? भयंकर बहादुर, इसलिए तो बहादुर बोलते हैं गोरखाओं को। क्या बोलते हैं? बहादुर भैया नहीं बोलते। क्यों बोलते हैं? क्योंकि गोरखा क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? बहादुर होते हैं। इस बात से अंग्रेज बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और जब संगोली की संधि हुई ना तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे पास क्या होगी? एक गोरखा रेजिमेंट होगी, और ये गोरखा रेजिमेंट किसके लिए लड़ेगी? अंग्रेजों के लिए लड़ेगी। इस संधि में एक पॉइंट ये भी था। तो गोरखा रेजिमेंट तो सबसे पहले बन गई 1815-16 में ही बन गई, जब अंग्रेज आ गए थे। ध्यान रखना, उसके बाद इसी गोरखा रेजिमेंट देखो तब गढ़वाल और कुमाऊं से जो लोग भर्ती होते थे ना, यानी जो सेना में होते थे वो गोरखा रेजिमेंट में होते थे। तब कुमाऊं गढ़वाल रेजिमेंट नहीं थी, तब क्या थी? केवल केवल और केवल गोरखा रेजिमेंट थी। तो जैसे मान लो कोई गढ़वाल का है, कोई कुमाऊं का है, तो किस में होंगे? गोरखा रेजिमेंट में होंगे। फिर क्या होता है, साल आता है 5 मई। 5 मई कब? 1987। 5 मई 1987 में क्या किया जाता है कि गोरखा रेजिमेंट की एक सेकंड बटालियन बनाई जाती है। ठीक है, एक बटालियन तो थी, अब इसी गोरखा रेजिमेंट की क्या बनाएगी? एक सेकंड बटालियन बनाएगी, और इसी का नाम क्या रखा गया? गढ़वाल। ठीक है, यही क्या थी आपकी? गढ़वाल रेजिमेंट। ठीक है, यही क्या थी आपकी? गढ़वाल रेजिमेंट। तो गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई? तो आप कह सकते हैं क्या? 5 मई 1887 ईस्वी को। और जब ये बनाएगी तो जहां पे ये बनाएगी तो ये कहां पे बनाएगी थी? अल्मोड़ा में बनाएगी थी। कहां पे बनाई? अल्मोड़ा। तो यानी कि गढ़वाल राइफल या गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कहां पे हुई? अल्मोड़ा में हुई। और किस रूप में हुई थी? गोरखा रेजिमेंट की दूसरी बटालियन के रूप में हुई थी। फिर उसके बाद क्या किया गया कि नवंबर, कब? नवंबर 1887 ईस्वी में क्या किया गया कि जो ये गढ़वाल रेजिमेंट थी, इस गढ़वाल रेजिमेंट को कहां शिफ्ट किया गया? लैंसडाउन शिफ्ट किया गया। कहां शिफ्ट किया गया? लैंसडाउन। तब ये देखा गया कि एक काम करते हैं कि गढ़वाल रेजिमेंट का सेंटर कहां बनाते हैं? लैंसडाउन में बनाते हैं। और तब से लेकर अब तक आपको पता ही है कि गढ़वाल रेजिमेंट का सेंटर कहां पर है? लैंसडाउन। हालांकि इसका नाम तब लैंसडाउन नहीं था, तब क्या था इसका नाम? तब क्या हुआ करता था लैंसडाउन का नाम? कालों का डांडा। क्या होता था? कालों का डांडा। इसीलिए ध्यान रखना, अभी भी डिमांड हो रही है कि लैंसडाउन का नाम क्या हो जाए? कालों। शायद हो भी गया मेरे ख्याल से। लैंसडाउन का नाम क्या? कालों का डांडा। आप बोलेंगे क्या नाम हुआ, इससे बड़ा लैंसडाउन अच्छा लग रहा है ना। ठीक है, पर लेकिन ये उसका प्राचीन नाम है। वैसे भी लैंसडाउन रखने का कोई मतलब ही नहीं है ना, है ना। लैंसडाउन तो ये एक अंग्रेज कमिश्नर था, उस अंग्रेज कमिश्नर के नाम पर आज भी यहाँ पे क्या है? एक शहर बना रखा हमने, तो ये ठीक नहीं। जो उसका पहले का नाम था वही ठीक होना चाहिए, कालों का डांडा नहीं, या कुछ और रख लो, किसी इंडियन के नाम पे रख लो, है ना। तो अब वैसे नहीं होना चाहिए नाम। ठीक है, तो सरकार सोच भी रही है, कर भी रही है इसके बारे में। अगला प्रश्न है इसके बाद, नेक्स्ट प्रश्न है, न्योली क्या है? व्हाट इज न्योली? न्योली क्या होता है? न्योली, न्योली क्या होते हैं? वन गीत होते हैं। क्या होते हैं? वन गीत होते हैं। पहले के समय में, आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले, देखो अभी भी खैर ग्रामीण जो जीवन होता है वो किससे जुड़ा होता है? वनों से जुड़ा होता है ना। बिना वन के आप ग्रामीण जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ग्रामीण जीवन जंगल पे ही आधारित होता है। और आज से लगभग 20-30 साल पहले पूरी तरीके से ग्रामीण लोगों का जीवन किस पे डिपेंड हुआ करता था? जंगल पे डिपेंड हुआ करता था। जंगल में भी क्या होता था? एक प्रकार का खूब बढ़िया माहौल बना रहता था, है ना। लोग दिखते थे। खैर अब तो धीरे धीरे पलायन बहुत ज्यादा हो गया, तो अब धीरे धीरे क्या आ रही है? हर चीज में कमी आ रही है, वो वाली बात नहीं रही अब, है ना। लेकिन पहले के टाइम पे लोगों का जुड़ाव था, हर चीज जंगल से ही प्राप्त की जाती थी, इसीलिए ठीक है जंगल में बढ़िया रहता था चीजें, है ना।
अब जब लोगों का जुड़ाव जंगल से है तो लोग जंगलों में होंगे, होंगे नहीं होंगे। अब जंगल में कई सारे काम करने हैं, आपको गायें भी चरानी है, लकड़ी भी लानी है ना, और कई सारे कार्य होते हैं जंगलों में, ठीक है। उसके अलावा कभी जैसे आपको कोई बड़ी लकड़ी काटनी है, और आपका क्या क्या और चीजें भी हो सकती है, घास लाना है, ठीक है, कई सारी चीजें हैं, तो जंगलों से होता था। अब ऐसे में देखो जंगलों में काम करना है आपको, तो जंगलों में जब काम करना है तो एक तो है कि सीधे सीधे करो, तो ऐसे में मजा भी नहीं आएगा, और एक ऐसा है कि मनोरंजन के साथ करो, है ना। अब आप क्या क्या किया जाता था पहले के टाइम पे, जैसे मान लो गांव में क्या होता है, जंगल डिवाइड होता है ना, जैसे उस तरफ का जंगल उस गांव का, इस तरफ का इस गांव का, उस तरफ का उस गांव का, ऐसे ही होता है। तो जैसे उस गांव के लोग उस वाले जंगल में आ रखे, इधर वाले इधर के गांव के आ रखे, तो अब क्या करते थे, एक दूसरे से ना गीत गाते थे, एक गीत यहाँ से गा रहा तो दूसरा उस वाले से गा रहा, है ना, फिर कोई वहां से कुछ बोल रहा है, फिर यहाँ से, एक तरीके से अंतराक्षरी टाइप आप समझ सकते हैं। तो इससे क्या होता था, काम भी फटाफट हो जाता था और लोगों का मनोरंजन भी हो जाता था। तो मनोरंजन के चलते चलते आपको पता भी नहीं चलता था कि आपने घास कब काट ली, गाय कब चरा ली, लकड़ी कब इकट्ठा कर ली, है ना। तो यानी कि मनोरंजन के साथ ये वनों में क्या होता था, ये गीत होते थे, कौन सा गीत, न्योली गीत हुआ करता था, राइट। चलो जी, अगला प्रश्न आ जाते हैं, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्र नहीं है, तो बताओ कौन सा इनमें एक लोक चित्र नहीं है, कौन सा नहीं है। तो कंडी चित्र, ये तो कोई लोक चित्र नहीं है हमारा, है ना। बाकी एपण हम जानते हैं, ये कुमाऊं का सबसे फेमस लोक कला है, लोक चित्र है कि नहीं एपण। एपण जनरली किससे बनाया जाता है, तो विश्वार से बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, विश्वार से बनाया जाता है। हालांकि आजकल अलग अलग चीजें हैं जिनसे बनाया जाता है, लेकिन पारंपरिक रूप से चावल को पीसा जाता था, पानी के साथ मिलाकर इसका घोल बना दिया, और फिर इस घोल के द्वारा ही क्या किया जाता था, चित्र बनाए जाते थे, है ना। तो ये आपका एपण चित्र हो गया। बाकी थापा जो चित्र होता था, इसी विश्वार के माध्यम से जब आप चित्रों को दीवार पे बनाते थे तो इसी को क्या बोलते थे, थापा चित्र कहते थे। बाकी आपका लक्ष्मी पौ चित्र है, तो लक्ष्मी पौ चित्र आप जानते ही हैं, दिवाली के अवसर पे लक्ष्मी के क्या बनाए जाते, पद चिन्ह बनाए जाते हैं, है ना, बस लक्ष्मी आ जाए ना, पैसा आ जाए, है ना, ठीक है। तो देखो ये भी हमारा क्या है, लोक चित्र है, तो केवल ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो लोक चित्र नहीं है हमारा। अगला प्रश्न आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा लोक चित्र है जिसमें मांगलिक अवसरों पर घर की देहरी, आंगन में विश्वार तथा लाल व सफेद मिट्टी से सूर्य, चंद्र, स्वास्तिक तथा शंख आदि के चित्र बनाए जाते हैं, तो कौन सा है, तो ऑब्वियसली बात है एपर्ण चित्र है, ठीक है। कौन सा चित्र है, एपर्ण चित्र, तो ये आपका एपर्ण चित्र हो गया। अभी बताया मैंने विश्वार से बनता है, ठीक है। लक्ष्मी पौ भी मैं अभी बता चुका हूं, है ना। बाकी थापा चित्र इसी विश्वार से दीवार में बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन नहीं थे। अच्छा ये थोड़ा गलत था, यहाँ पे नहीं थे नहीं, कौन थे होगा, ठीक है, हाँ, ये कौन थे होना चाहिए था, तो कौन थे, जयानंद भारती। तो उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे, यानी जिन्होंने इसकी शुरुआत करी, उनका नाम क्या था, जयानंद भारती था। डोला पालकी आंदोलन की बात करें तो ये हमारे राज्य की एक सामाजिक समस्या थी। डोला पालकी, जैसे पता चल रहा होगा, डोला पालकी, डोला और पालकी का यूज कब किया जाता है, पहले के टाइम पे क्या होता था, शादी विवाह में डोला पालकी का यूज किया जाता था, है ना। डोला पर जैसे वधु बैठ गई, है ना, और पालकी पे कौन बैठ गया, दूल्हा बैठ गया, है ना। तो पहले के टाइम पे केवल जो आपकी सवर्ण जाति यानी कि जो उच्च जाति हुआ करती थी, डोला पालकी पर बैठने का अधिकार केवल उनको था, है ना। वहीं अगर कोई क्या बोलते हैं, समाज का जो पिछड़ा हुआ जाति है, अगर वो लोग बैठ गए तो उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं था। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि समाज में शिक्षित लोग आए, समझदार लोग आए, उन्होंने कहा यार ये तो गलत बात है, कुछ लोगों को डोला पालकी में बैठने की अनुमति है, और वहीं दूसरा वर्ग जब बैठ रहा है उसको आप बोलेंगे नहीं बैठना, आपका अधिकार नहीं है, कौन सी बात होगी, है ना। तो फिर धीरे धीरे ऐसे लोगों ने विरोध करना शुरू किया, और विरोध करने में सबसे पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था, जयानंद भारती था, ठीक है। कौन थे, जयानंद भारती थे, ठीक है। चलो जी, बाकी देखो खुशीराम है, हरिप्रसाद टमटा है, बलदेव सिंह आर्य है, ये सभी लोग आपके किसी न किसी रूप में शिल्पकार आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के संदर्भ में कहा जाता है कि उसने नंदा देवी की प्रतिमा गढ़वाल से उठाकर अल्मोड़ा में स्थानांतरित की थी, तो कौन थे, कौन थे भाई, तो कौन थे, राजा बाज बहादुर चंद, ठीक है। इस प्रश्न को दिमाग से भी किया जा सकता था, सपोज दैट अगर मान लो आपको नहीं आता और आपने पढ़ा भी नहीं, है ना, बस आपको परमार और चंद पता है। देखो जो परमार वंश के राजा होंगे भाई, वो तो नंदा देवी की मूर्ति
गढ़वाल से उठा करके अल्मोड़ा तो ले जाएंगे नहीं, ये करेगा भी तो कौन करेगा, कोई चंद वंश का राजा ही करेगा। यहाँ पे चंद वंश का केवल एक ही राजा है, राजा बाज बहादुर चंद। प्रद्युमन शाह परमार वंश का है, राजा सुदर्शन शाह ये आपका परमार यानी कि गढ़वाल के राजा है। और तीलू रौतेली तो राजा है ही नहीं ना, तो ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन में। वैसे भी तीलू रौतेली राजा है, राजा नहीं थी, एक वीरांगना थी, है ना, जिसने चंदों के साथ लड़ी थी। ठीक है, चलो तो एक ही ऑप्शन है आपका, राजा बाज बहादुर चंद। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाओ। निम्नलिखित में से नाक में पहनने वाला आभूषण जिसे केवल कुंवारी महिलाएं ही पहनती है, कौन सा है? फुल्ली। ठीक है, अच्छा ये अलग है, ये अलग होता है, फूली, फूली या फुल्ली, क्या होता है? फुल्ली सब पहनते हैं और ये फूली हो जाएगा। सब सब कहाँ पहनते हैं? नहीं, फुल्ली नहीं बोलते, वो लॉन्ग हो जाएगा तब, ये कुछ क्या बोलेंगे उसको, हाँ टाइप होता है ना, तो उसी टाइप की बात हो रही जो कुंवारी वो पहनती है। ठीक है, हाँ तो ये आपका फुल्ली हो जाएगा। वैसे इसने दोनों एक ही लिखा है। देखो पोंटा की अगर बात करें तो पोंटा कहाँ पहना जाता है? पोंटा कहाँ पहना जाता है? तो ये पहना जाता है आपका कहाँ पे? पैर में। कहाँ पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। इमरती कहाँ पहना जाता है? तो ये भी आपका पैर में पहने जाने वाला क्या है? आभूषण है। इसके अलावा नाक में पहने जाने वाला आभूषण बताओ कौन कौन से? फुल्ली हो गया और नथ हो गया। ये कितना आसान बता रहे, नथ है ना, ये थोड़ा बुलाक है ना, एक हो जाएगा आपका बुलाक, एक हो जाएगा आपका बीड़। ये स्पेशली जो पिथौरागढ़ की भुटिया जनजाति होती है वो लोग आपके बीड़ पहनते हैं। बुलाक क्या होता है? जनरली यहाँ पहना जाता था पहले के टाइम पे, आपने देखा ऐसा लंबा सा है, आज भी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन अब ध्यान रखना ये इसका जो प्रचलन है वो लगभग समाप्त हो रहा है ना। ऑब्वियसली बात है, ऐसी परंपरा जो समय के हिसाब से बैठ नहीं पा रही है ना, या जो परंपरा असहज है, तो ध्यान रखना वो धीरे धीरे विलुप्त ही होगा। अब ये जो आभूषण था ये इधर पहना जाता था, पहली बात तो भारी भी होता था, ऊपर से यहाँ बोझ भी पड़ा। अब खाना कैसे खाएगा आदमी? हर टाइम खाना खाते ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा लटका होता था ना यहाँ से, है ना। तो जिस चीज से दिक्कत होगी वो धीरे धीरे अपने आप क्या होगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी, है ना। तो धीरे धीरे बुलाक वाला सिस्टम क्या हो रहा है? समाप्त। धीरे धीरे क्या लगभग हो ही चुका है, शायद ही कोई पहनता होगा, है ना। बुलाक हो गया, ठीक, तो ध्यान में रखना आपको। अगला प्रश्न आ जाते हैं नेक्स्ट। गढ़वाल मंदिर में चालदा के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है? बताओ किसको जाना जाता है? तो चालदा के नाम से महासू देवता को जाना जाता है। ठीक है, महासू देवता की बात करें तो जो जौनसार क्षेत्र है उत्तराखंड का, और जौनसार क्षेत्र का है उत्तराखंड में, कौन सी जनपद में? देहरादून में। देहरादून जनपद में जो जौनसार क्षेत्र है, जौनसार क्षेत्र के जो लोक देवता है या जो मेन देवता है वो कौन है? महासू देवता। ठीक है, सामान्यतः महासू देवता को ही शिव का क्या माना जाता है? छठवां अवतार माना जाता है। ठीक है, कौन सा अवतार माना जाता है? शिव का छठा अवतार माना जाता है। महासू का मतलब है महाशिव। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसा माना जाता है, देखो महासू केवल एक ही देवता नहीं है, ऐसा माना जाता है चार भाई थे। कितने भाई? चार भाई। और जो चार भाई थे उनमें कौन कौन से थे? एक थे बासक, कौन थे? बासक हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका पिबासक, ठीक है, एक हो जाएगा आपका बौठा, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका चालदा। कौन सा हो जाएगा? चालदा। चालदा के लिए कहा जाता है कि चलते रहते हैं ये वाले महासू देवता, है ना। तो जो महासू देवता है इन्होंने, ऐसा माना जाता है कि जो चार भाई थे ये धरती से उत्पन्न हुए थे, है ना। एक बार जौनसार क्षेत्र में क्या हो गया था भाई? क्या हो गया था? जो असुर लोग थे, जो राक्षस लोग थे, उनका भयंकर प्रकोप हो गया था, उन्होंने बहुत अत्याचार कर लिया था। जब इन्होंने भयंकर अत्याचार किया तो तब चार भाई धरती से उत्पन्न हुए और इन्होंने इन राक्षसों का क्या कर दिया? वध कर दिया। और उसके बाद जौनसार क्षेत्र में क्या होगी? चीजें सामान्य होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है चार भाई हैं, बासक, पिबासक, बौठा और चालदा हो जाएगा। महासू देवता की अगर मैं बात करूं तो महासू देवता का जो सबसे पवित्र मंदिर तो सारे खैर पवित्र ही होते, पर जो मेन मंदिर होता है, मेन जो मंदिर कहां पर है? ये हनूल है। कौन सा मंदिर है? हनूल मंदिर है। ये बात आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आ जाओ। चैतौला त्योहार उत्तराखंड राज्य के मुख्यतः किस जिले से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो चैतौला है किससे संबंधित? पिथौरागढ़ से। वहीं अगर चैती त्योहार की बात करें, चैती मेला की बात करें, तो ये कहां पे होता है? ये होता है काशीपुर में। काशीपुर और कहां पे? उधम सिंह नगर। चैती आएगा तो काशीपुर, और चैतौला आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? चैतौला होगा तो ये क्या आ जाएगा आपका? तो ये आ जाएगा आपका पिथौरागढ़ आ जाएगा। ठीक है,
चलो अगला प्रश्न, महिषासुर मर्दनी शक्ति रंभा देवी का यह रूप उत्तरांचल में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। प्रथम मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो कहां से प्राप्त हुई है? तो ध्यान रखना आपको, कहां से? चंबा से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? चंबा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, ये चेक करना चल रहा है ना? चल रहा है ना? ठीक। कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कहां हुआ? तो कहां हुआ कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म? कहां पे हुआ था? टिहरी गढ़वाल में हुआ था। कहां हुआ था? टिहरी गढ़वाल में हुआ था। ध्यान रखना, टिहरी गढ़वाल में 1974 में 1974 में इनका जन्म टिहरी के कीर्तिनगर नामक स्थान पे इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी साहित्यकार की, उसकी रचनाएं इंपॉर्टेंट होती है। इनकी जो रचना है कौन कौन सी थी? एक था कवि ने कहा, कई बार मैं बता चुका ना, कवि ने कहा, कवि ने कहा। और बताओ, ये तो मैं कितनी बार आपको क्लास में दे चुका हूं, कवि ने कहा है। कौन से? लाल शाही, बहुत बढ़िया, लाल शाही हो गया। ठीक है, लाल शाही, कवि ने कहा, लाल शाही, हाँ ठीक बोले। दुष्चक्र में सृष्टा, ठीक बोल रहे हो, दुष्चक्र में, दुष्चक्र में सृष्टा, दुष्चक्र में सृष्टा हो जाएगा। ठीक है, और भी है कोई? ठीक है, इसके अलावा इसी दुनिया में, ठीक है, इसी दुनिया में, इसी दुनिया में। ठीक है, दुष्चक्र में जो सृष्टा इनकी रचना है, इस रचना के लिए इनको 2004 में क्या मिला इनको? 2004 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा 2022 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा इनको उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया। उत्तराखंड गौरव सम्मान। हालांकि इनकी तब तक क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी, यानी कि इनको मरणोपरांत मिला। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट। पांडुकेश्वर ताम्र अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो किस में लिखे गए? पाली में लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस में लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया। अगला प्रश्न है, द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? सतीश रंजन दास, और इनके द्वारा इस स्कूल की स्थापना 1935 में की गई थी। दून स्कूल की खास बात यह है कि यह भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल था, प्रथम पंजीकृत स्कूल है, यानी सबसे पहले जिसका क्या हुआ था? पंजीकरण हुआ था। ऐसा नहीं कि स्कूल आपकी इससे पहले नहीं बनी थी, इससे पहले भी कई सारी स्कूलें बन चुकी थी, लेकिन पहला जो पंजीकृत स्कूल था, इस स्कूल का नाम क्या था? इस स्कूल का नाम क्या था? तो इसका नाम था क्या? इस स्कूल का नाम था दून स्कूल। 1935 में क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा? सतीश रंजन दास के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ है? तो सभी को पता है कहां पे? देहरादून में। ठीक है, चलो बाकी इधर बताओ, इधर ये आपका कहां पे? देहरादून में और कौन कौन सी इंस्टीट्यूट है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया, सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये भी यहीं पर है। ठीक है, बाकी कई सारी चीजें हो जाएंगी। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कहां पे हुई है? उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कहां पे हुई है? अल्मोड़ा में हुई है। और अल्मोड़ा में कब हुई थी? तो अल्मोड़ा में हुई थी 11 फरवरी 2004, 11 फरवरी 2004 में इसकी स्थापना हुई। 11 फरवरी 2004 में उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की क्या हुई? स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, हु वॉज अवॉर्डेड द नेशनल एडवेंचर अवार्ड इन 1994? तो 1994 में किसको दिया गया? तो ध्यान रखना, हर्षवंती बिष्ट को दिया गया। ठीक है, साहसिक पुरस्कार। अगला प्रश्न है, कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्र था? तो कौन सा था? चमोली वाला, 1999 ईस्वी। ठीक है, ये भूकंप था कितना? 6.8, ठीक है, तीव्रता का था। बाकी उत्तरकाशी में 1991 में है। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट शिखर पे चढ़ने वाले प्रथम भारतीय नारी कौन थी?
ये तो सभी को पता होना चाहिए, बछेंद्री पाल। पीटी उषा, ध्यान रखना भारतीय जो ओलंपिक संघ है इसकी ये पहली महिला अध्यक्ष है, कौन? पीटी उषा। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न है, एक सेकंड। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तराखंड राज्य में हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, मुलिंगला दर्रा किस दो स्थानों को जोड़ता है? किन दो स्थानों को जोड़ता है मुलिंगला दर्रा? तो देखो ये चमोली और मुलिंगला दर्रा, चमोली और मुलिंगला किसको जोड़ता है? चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। एक सेकंड थोड़ा रुक जाओ। हाँ चलो अभी थोड़ा इसको देखो, 2 मिनट में आ रहा हूं मैं, ठीक है। चल तो ये हो गया। कौन सा प्रश्न हुआ था, कहां तक हुआ था? 48 हो गया। चलो तो मोलिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? चमोली और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। वहीं अगर चमोली और तिब्बत की बात करें तो और भी दर्रे हैं आपके पास, जैसे कौन सा दर्रा है? नीति दर्रा है, ठीक है, माणा डुंगरीला दर्रा है ना, ऐसे कई सारे आपके पास के हैं दर्रे। इसके अलावा अगर चमोली और पिथौरागढ़ की बात करें तो चमोली और पिथौरागढ़ को कौन कौन से दर्रे जोड़ते हैं? तो कई बार बता चुका मैं, बाराहोती, कौन से? बाराहोती है, आपका टोपी डूंगा है, इसके अलावा और कौन कौन से? कौन सा है? लातोधुरा है, ठीक है, और इसके अलावा आपका कौन सा है? एक और छूट गया, मार्च योग हो गया। अब तो नहीं भूलेंगे ना, है ना, कितनी बार बता चुका मैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में तो आता रहता है दर्रे, तो वैसे भी याद होनी चाहिए अब तक, राइट। और वहीं अगर चमोली और उत्तरकाशी की बात करो, मान लो ये चमोली है, इधर पिथौरागढ़ और इधर उत्तरकाशी, यहाँ पे कौन सा दर्रा है? तो ये कालिंदी दर्रा है। चमोली और उत्तरकाशी को जो दर्रा जोड़ता है वो कौन सा है? कालिंदी। अब पिथौरागढ़ और चमोली को ये 4 दर्रे जोड़ते हैं, ठीक है, बाकी तिब्बत वाले हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनद से नहीं हुआ है? तो कौन से नहीं हुआ है? तो देखो जो कोसी नदी है ना, ये आपके ग्लेशियर से नहीं निकलती। बाकी आपकी जो यमुना नदी है वो कहां से निकलती है? कौन से ग्लेशियर से निकलती है?
बंदर पूंछ ग्लेशियर से निकलती है, बंदर पूंछ ग्लेशियर से निकलती है। वहीं अगर अलकनंदा की बात करें तो ये सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है, सतोपंत से निकलती है। मंदाकिनी की बात करें तो मंदाकिनी कहां से निकलती है, चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, चौराबाड़ी ग्लेशियर से, चौराबाड़ी ग्लेशियर, राइट। और जो कोसी नदी है, कोसी नदी कहां से निकलती है, नैनीताल में कौन सी पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है, धार पानी धार, ठीक है, तो वहां से आपकी कोसी नदी निकल जाएगी। अगला प्रश्न है, पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है, कहां प्रस्तावित है, तो ये आपकी काली नदी पर आपका पंचेश्वर बांध आपका क्या है, प्रस्तावित है, राइट। चलिए जी, गंगा नदी पे कौन सा बांध है, एक चीला बांध हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपका यमुना नदी पे तो कई सारे डैम हम देख ही चुके हैं, कौन कौन से डैम है यमुना नदी पे। अगला प्रश्न देखो, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, तो ये वानस्पतिक बगीचा कहा गया है, राइट। और वहीं अगर बात करें तो महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? क्या कौलपदम, क्या कहा गया, उत्तर कुरु कहा गया ना, उत्तर कुरु, महाभारत में क्या कहा गया, उत्तर कुरु कहा गया। तो ये बात भी याद रखना, कभी कभी पेपर में आ जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड निम्नलिखित राज्य में स्थित फूलों की घाटी के संदर्भ में कथनों के में असत्य कथन आपको छांटना है, तो छांटिए भाई असत्य कथन। सबसे पहले, यह समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है, ये बात बिल्कुल सही है। नर एवं गंधमादन पर्वत के बीच में एक घाटी है जिसको क्या बोलते हैं, भ्यूंडार घाटी कहा जाता है। और इसी भ्यूंडार घाटी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है, पुष्पावती नदी है। कौन सी नदी है, पुष्पावती नदी। इसका मुख्यालय जोशीमठ है, क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है। वैली ऑफ फ्लावर जो नेशनल पार्क है, इसका मुख्यालय कहाँ है, जोशीमठ में है। एक तो वैली ऑफ फ्लावर और दूसरा नंदा देवी जो नेशनल पार्क है उसका मुख्यालय भी कहां पर है, जोशीमठ में। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इसे अलका नाम से संबोधित किया है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है ना, देखो ये भी ठीक हो गया, ये भी सही हो गया। अगला है, उत्तराखंड राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में क्षेत्रफल के आधार पर यह दूसरे स्थान पे है, नहीं है जी। क्षेत्रफल के मामले में देखिए, उत्तराखंड में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उसमें सबसे कम क्षेत्रफल फूलों की घाटी का है। किसका है सबसे कम, फूलों की घाटी का। सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल है गंगोत्री का, लगभग 2300 वर्ग किलोमीटर के आसपास है गंगोत्री का, सबसे ज्यादा है गंगोत्री का, और सबसे कम है फूलों की घाटी का। ये 2 पॉइंट भी लिख देना, ठीक है। सबसे अधिक क्षेत्रफल किस नेशनल पार्क का, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे कम किसका है, फूलों की घाटी का। तो यानी कि चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो प्रश्न के हिसाब से ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे छोटा खनिज भंडार सीसा धातु, तो ये तो गलती हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, ठीक है, इससे कम तो आपका क्या मिलता है, आपका सोना मिलता है, चांदी ना के बराबर मिलता है ना, ठीक है। सबसे बड़ा जो खनिज भंडार है वो कौन सा है, रॉक फॉस्फेट है, तो ये बात बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा क्या मिलता है, रॉक फॉस्फेट मिलता है। चलो जी, अगला प्रश्न आ जाओ। 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और सबसे कम नगरीय प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं, तो देखो सबसे अधिक जो नगरीय प्रतिशत है वो कहां पर है, देहरादून में, ठीक है। चलो, और सबसे कम कहां पर है, बागेश्वर में। अगर इस प्रश्न का उल्टा आ जाए कि सबसे अधिक ग्रामीण प्रतिशत कहां पर है, तो बागेश्वर, और सबसे कम कहां पर है, देहरादून। ये प्रतिशत की बात हो रही है, नॉर्मल जनसंख्या की बात नहीं हो रही। जब प्रतिशत में अगर डेटा है तो आपका ये वाला आंसर होगा। सबसे अधिक शहरी पॉपुलेशन कहां की है, देहरादून की, प्रतिशत में, हाँ ठीक है, और सबसे कम प्रतिशत में कहां पर है, बागेश्वर में, राइट। चलो अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत उत्पादन परियोजना उत्तराखंड की नहीं है, बताओ। क्या ढलीपुर परियोजना उत्तराखंड की है, तो बिल्कुल है। बताओ कौन सी नदी पर है, यमुना नदी पर है। रामगंगा परियोजना किस पे है, रामगंगा नदी पर है। ग्लोगी परियोजना तो सुना ही होगा, आपकी ग्लोगी नदी मसूरी में हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा चुलबुल परियोजना, चुलबुल तो नहीं है भैया, है ना, तो ये चुलबुल आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन डी इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, राइट। चलो जी, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56।
और 56वां प्रश्न है, उत्तराखंड की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे चुना गया? किसे चुना गया? राधा रतूड़ी। देखो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि क्या है, एक तो सूचना आयुक्त है जनरली, ठीक है। दूसरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि राधा रतूड़ी ना इससे पहले उत्तराखंड की मुख्य सचिव थी और उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। अब जब इसको कोई दूसरा चार्ज दिया जा रहा हो तो ये बात भी अपने आप में क्या हो जाएगी, अच्छा करंट अफेयर हो जाएगी आपका राधा रतूड़ी। वहीं अगर उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें जो पहली बार बना था, पहला पहला कौन बना था? हाँ, पहले कौन बने थे? आर.एस. टोलिया। आर.एस. टोलिया बने थे। और इन्हीं आर.एस. टोलिया के नाम पे उत्तराखंड की क्या है? प्रशासनिक एकेडमी है। डॉक्टर आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक एकेडमी कहां पर है? कहां पर है? डॉक्टर आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक एकेडमी, ये नैनीताल में है। यहाँ पे जो आपकी पीसीएस अधिकारी होते हैं उनकी क्या होती है? ट्रेनिंग होती है, ठीक है। जैसे आईएएस की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? लवासना में, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी। कहाँ पर है? मसूरी में। अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न आ जाएंगे। और इस प्रश्न में बताओ, उत्तराखंड में संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए हाल में कौन सी छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है? कौन सी शुरू की गई है? कौन सी? गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मोबाइल ऐप को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत लॉन्च किया गया है? तो बताओ कौन सा था ये? कौन सा है? भगीरथी। कौन सा है? भगीरथी ऐप, ठीक है। भगीरथी ऐप हो जाएगा। ये आपके करंट अफेयर के प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट की 21वीं संचालन समिति की बैठक किस स्थान पे आयोजित की गई है? तो कहां पे की गई है? तो देहरादून में है ना, नॉर्मल सी बात है। और अगला प्रश्न है, नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है आज का, और ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। और ये प्रश्न है आपका, राज्य का पहला कांच का पुल किस स्थान पे बनाया जा रहा है जिसको बजरंग सेतु कहा गया है? तो कहां पे बनाया गया है? ये आपका ऋषिकेश में हो जाएगा, ठीक है। कहां पे हो जाएगा? ऋषिकेश में हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये प्रश्न आपको बड़े ध्यान से करने हैं। और देखो जो पॉइंट्स मैं बार बार कह रहा हूँ, जो पॉइंट्स आपको नहीं लगते हैं उन पॉइंट्स पे स्टार करिए। जो पॉइंट्स आपको पता है कि यार ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है, इसको भूलने के चांस ना के बराबर, जैसे कई चीजें हो जाती है, तो ऐसे में आपको स्टार नहीं करना है। जो आपको नया दिखा या जो चीज याद नहीं हो रहा उनको स्टार करिए, ताकि जब आप इस पेपर को रिवीजन करोगे तो पहली नजर उसी स्टार पे जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रख रहे हैं कि जैसे कई बार होता है ना, पेपर डिस्कस करते करते फ्लो में कुछ और चीज़ निकल जाती है ना, तो कई बार जैसे ऑनलाइन में थोड़ा कमेंट आते रहते हैं यूट्यूब वालों के, जो यूट्यूब में जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी फ्लो में हो जाता है, ठीक है। तो उनको हम करेक्शन पिन में डाल देंगे, ठीक है। जैसे अभी चलते चलते हो गया है ना, चलते चलते फ्लो में 2002 की जगह 2003 बोल दिया, जैसे पिछली क्लास में हो गया। देहरादून का पुनर्गठन कब हुआ था? 2003 में हुआ था, है ना। और फ्लो में 2002 ही बोल दिया मैंने। तब बाद में देखा किसी ने कमेंट किया, अच्छा तब आया समझ नहीं, 2003 ही होना चाहिए था, है ना, ठीक है। तो जो लोग पिछली वीडियो देखे हैं तो वो 2003 आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। देहरादून का पुनर्गठन 2003 में हुआ, न कि 2002 में हुआ, ठीक है। चलो, तो एक दो चीजों में हो सकता है, उसको आप अच्छे से देखिए, और जहां पे लगता है ये प्रश्न गलत हुआ है तो आप वहां पे हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो जी, बाकी मिलते हैं आपसे अगले सेट में। थैंक यू।